नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ और मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है जियोमेट्री और इसमें आज हम देखने वाले विशेष त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को बेसिक से लेकर इसके जितने भी एडवांस तक इसका प्रॉपर्टीज होता है सबके बारे में आज हम प्रयास करते हैं कि जान सकें। तो आज त्रिभुज विशेषतः हम बात करेंगे और थोड़ी सी जानकारी आपको छोटी सी बता दूं कि इससे पहले ज्यामिति में हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक नंबर वीडियो से लेकर मतलब ज्यामिति का जो शुरुआत का वीडियो होगा पार्ट 1 उससे लेकर अब तक जितने भी वीडियो बने हैं सबको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये प्रॉफिट रहेगा आपको ही कि आप क्रमवार रूप से देखें। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी, हो सकता है कि आपके काम आ सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। त्रिभुज ज्यामिति में हम त्रिभुज देखेंगे। आज त्रिभुज क्या है, ठीक है। त्रिभुज के बारे में आज हम जानेंगे विशेष, इसके बिल्कुल बेसिक से 0 टू हाई पीक एकदम पीक तक जाएंगे, इसके चोटी तक जाएंगे। जितने भी त्रिभुज से संबंधित जानकारी है उसके बारे में हम प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि सब कुछ बता दें। फिर भी अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा अगले वीडियो में। लेकिन त्रिभुज आज शुरू करते हैं। त्रिभुज होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा एक भुजा हुआ, 2 भुजा, 3 भुजा या 3 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा कहिए या 3 रेखाखंड कहिए, बात बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है। इसको हम देखें तो रेखाखंड भी कभी कभी बोल देते हैं, तो ये भी रेखाखंड भी हो सकता है, रेखाखंड भी हो सकता है, इसमें कहीं गलत नहीं है, ठीक है। भुजा भी बोल सकते हैं, लेकिन एक त्रिभुज बन जाता है तो उसमें भुजा यूज किया जाता है, रेखाखंड नहीं, ठीक है। तो 3 अलग अलग रेखाखंड जब एक दूसरे से टच में आ जाते हैं तब ये शेप जो बनता है ये हमारा क्या बनता है, त्रिभुज का शेप बन जाता है। तो हम कह सकते हैं 3 रेखाखंडों या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। त्रिभुज हमने जान लिया। अब त्रिभुज के संबंधित हमने, वैसे तो हम जानते हैं त्रिभुज में जितने भी मुख्य टर्म है उसको देखते हैं। ये भी त्रिभुज है, हमने मान लिया। इसमें कोण कितने आपको दिख रहे हैं, 3 कोण दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भुजा कितने दिख रहे हैं, 3 भुजा दिख रही है ना। मान लेते हैं ये बराबर कर दिए तो इसका मतलब हुआ अगर इसमें भी 2 दे दिए, इसमें भी 2 दिए, इसमें भी 2 ऐसे चिन्ह दे दिए तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इसमें एंगल साइड है सारे के सारे साइड्स एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब डिनोशन ये हुआ, ठीक है। हमने देख लिया 3 भुजा है, 3 कोण है और इसमें एक और क्या है, इसमें 3 शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु यही है, 2 रेखाखंडों से जो मिल रहा है ये बिंदु, ये 3 शीर्ष बिंदु है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, पहले लिख लेते हैं भुजा के। किसी भी त्रिभुज में क्या क्या है हो सकते हैं। पहली बात तो किसी भी त्रिभुज में नंबर 1 भुजाओं की संख्या कितनी होती है, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है भैया, तो भुजाओं की संख्या आपका 3 होता है। भुजाओं की संख्या 3 है। जैसे हम अगर नाम दे दें ए बी सी ताकि आपको और बेटर समझ में। 3 भुजा होती है, कौन कौन सी भुजा हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ए बी एक भुजा है, ए से लेकर बी तक ये जो रेखाखंड है ये एक भुजा है। दूसरी भुजा कौन सी है, बी और सी, बी सी को हम दूसरी भुजा कह सकते हैं। तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी या सी ए भी कह सकते हैं, ए सी या सी ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है। 3 भुजा कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, ए सी या सी ए, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट कि भुजाओं की संख्या इतनी होती है, कोणों की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी त्रिभुज में कोणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है भैया, कोणों की संख्या जो होती है वो भी आपका 3 ही होती है। अब इसमें कोण कितने हैं, कौन कौन से कोण हैं, तो ये एक कोण ये दिख रहा है, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये। इन कोणों को हम 3 तरीके से नाम दे सकते हैं। एक कोण को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं इस कोण का डिनोशन करना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 3 तरीके से। अगर इस कोण को हम कह सकते हैं कोण बी है,
ठीक है। इस कोण को हम कोण बी भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं, या कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण सी बी ए। यहाँ लिख देंगे कोण सी बी ए। अगर बी कोण को हम इंडिकेट करें इस वाले कोण को तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, कोण बी, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। ठीक है। इसी प्रकार से एक कोण हमने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा, अगर सी कोण को हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो सी कोण को कैसे लिख सकते हैं, कोण सी, या इसी को हम लिख सकते हैं कोण सी को इंडिकेट करना है तो ए सी बी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण, इसको दर्शाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं बी सी ए, बी सी ए। कोण का एंगल का चिन्ह जो होता है ऐसे झुका हुआ चिन्ह होता है तो इसको हम एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं। तीसरा कोण हमारा जो बनता है वो ए कोण बन रहा है। हालांकि पहले ए लिखते बी लिखते सीधे, मतलब क्रमवार अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोण ए का अगर डिनोशन करें तो हम कोण ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, कोण बी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर हम और कैसे लिख सकते हैं, कोण बी ए सी लिख दिए, कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं, कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो एक कोण को हम 3 तरीके से इंडिकेट करके लिख देते हैं। लेकिन कब, जब ये 2 प्रयोग जो हमने, ये जो 2 है कोण का इंडिकेशन है दोनों तरफ से, ये जब एक ही फिगर में मतलब अधिक कोण बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अगर देखा जाए, अगर इस तरह से हम बना दें, ठीक है, तो इसका इंडिकेशन करना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। अब हम आपको मान लीजिए कि इस कोण को बताएं, ठीक है, इस कोण का नाम रखें और यहाँ पे हम ओ कह दें, तो हम एक डायरेक्ट कहेंगे कि कोण ओ, तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोण ओ इस कोण का बोध हो रहा है या फिर इस कोण का, ये फिर कोण इसका, तो इसका हमें परिपथ बताना पड़ेगा कि ए बी सी, तब हम कहेंगे ए ओ बी जो है, जब मल्टीपल एंगल होता है ना तभी हम इन दोनों कोणों का प्रयोग करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अगर सिंगल कोण है तो हम डायरेक्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक शीर्ष बिंदु पर केवल एक ही कोण बन रहे हैं तब ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही शीर्ष बिंदु पर जब एक से अधिक कोण बनने लगते हैं तब हम क्या करते हैं, उसका डिनोशन हम इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो बस ये डिपेंड करता है कि एक शीर्ष पर कोण कितने बन रहे हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये बात। अब ये तो हमने प्रॉपर्टीज में त्रिभुज में देख लिया 3 शीर्ष बिंदु, ये क्या देखा, भुजाओं की संख्या 3 होती है, कोणों की संख्या 3 होती है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, शीर्ष बिंदु 3 है। त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, जहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है, 2 रेखाखंडों से के मिलान से जहाँ पे कोण बनता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु बोलते हैं। तो इसमें कितने शीर्ष बिंदु है, इसमें भी 3 बिंदु है शीर्ष बिंदु। और 3 शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं भैया, तो एक बिंदु ए है, एक शीर्ष बिंदु ए है, दूसरा शीर्ष बिंदु बी है, तीसरा शीर्ष बिंदु सी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। आशा करता हूँ समझ गए, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हमने जाना क्या है कि किसी भी त्रिभुज में, याद रखिएगा जितने भी चीज़ बता रहे हैं आप लिख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जैसा कि हमने पॉलीगन में भी पढ़ा था। और कैसे बहुभुज में हम निकालते हैं कोणों का अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, इससे हम निकालते हैं किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग, इस फार्मूले से निकालते हैं। तो ऐसे भी हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। अब बात आती है कुछ और, इसके लेवल में थोड़ा सा और एडवांस चला जाए ना, थोड़ा मिटा लेते हैं, मिटा कर बता रहे हैं आपको। भाई साहब बहुत ही इजी है, ठीक है, हालांकि ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जब है तो इसको बताना अनिवार्य है और इस पर केयर भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ी बनाती है, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है एक दिन। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है,
इग्नोर ना करें। चलिए अब हम जानते क्या हैं, ये हमने त्रिभुज के बारे में आज बात करेंगे विशेष। तो ये हमारा त्रिभुज था। हमने क्या बोला आपसे कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो क्या कह सकते हैं, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, मतलब तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो इसका मान 180 डिग्री के बराबर आता है हमेशा और हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण का योग जो होता है, मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन तीन, इस सब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहिष्कोण बोलते हैं, पूरा हाँ है, ठीक है, बहिष्कोण या बाह्य कोण भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। तो इसके प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है आपका 360 डिग्री, जो कि ये न तो केवल त्रिभुज के लिए ही बल्कि हर बहुभुज के लिए 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग होता है। केवल त्रिभुज के लिए ही नहीं बल्कि चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जैसा कि हम लोगों ने पॉलीगन में पढ़ा था। तो ये सब का योग क्या हो जाएगा, तो हम 360 डिग्री करते हैं। ये तो बात समझ रहे हैं। और बात, अगर मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ये प्रॉपर्टी सब बता रहे हैं आपको त्रिभुज में क्या क्या हो सकते हैं, और इस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। कोई भी अगर त्रिभुज का भुजा, हम दो भुजा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो किसी भी दो भुजा को जोड़ने के बाद ये हमेशा क्या होता है कि तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा लेकर अगर जोड़ देते हैं तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम जोड़ते हैं ए बी, भुजा ए बी प्लस बी सी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, यानी ए सी से ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इस ऐसे नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि ये तो खैर बड़ा बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम आपको इस तरह के त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ऐसे करते हैं, ये बना दिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब हम मान लीजिए कि अगर इसको भी ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी मानते हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी और ए सी को जोड़ दें, बी सी को जोड़ दें, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी को जोड़ें, मतलब इस फिगर से ये वाला हम बना रहे हैं, तो भी ये ग्रेटर होगा किससे, ए बी और ए सी को जोड़े हैं तो भी ये ग्रेटर होगा ए सी से, इस फिगर के लिए, ठीक है। ऐसे तो लग रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं, इसके बराबर नहीं होगा कभी भी। किसी भी साइड को जोड़ लीजिए तो भी यही बात होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो भी ए बी से ये दोनों का योग बड़ा होगा। जैसे अगर हम जोड़ते हैं ए सी प्लस, मतलब इस भुजा और इस साइड को हम जोड़ देते हैं बी सी को, तो भी ये दोनों का योग क्या होगा, हमेशा ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा। मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से हर हमेशा बड़ा ही बड़ा होता है। ये कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इतनी बात तो समझ गए हैं, और ये लिखते जाइएगा प्रॉपर्टीज़ में, त्रिभुज के प्रॉपर्टी में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ी सी और एडवांस जानकारी लेते हैं त्रिभुज के संबंध में। जैसे मैंने कोई त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अभी तो हमने क्या जाना कि अगर किसी भी दो भुजा को त्रिभुज में हम जोड़ देंगे तो वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगी, हमेशा बड़ी होती है, ये हमने जाना है। लेकिन अगर इसमें किसी भी दो त्रिभुज के भुजाओं का अंतर कर देते हैं ना, किसी भी दो त्रिभुज के भुजाओं का अंतर कर देंगे और उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी, ध्यान रखिएगा। कोई भी त्रिभुज है, अगर मान लेते हैं इसको ए है, ये बी है, ये सी है, हमने क्या बोला, अगर हम किसी भी दो भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर कर दें
तो उस अंतर का निरपेक्ष मान जो होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए बी में से घटा देते हैं बी सी को और इसका निरपेक्ष मान निकालते हैं, तो निरपेक्ष मान मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मोड कर देते हैं। मोड कहने का मतलब क्या, अगर इसमें कोई माइनस आ जाता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि अगर इस ये जो हमने घटाया है, यही जो अंतर है इसी का निरपेक्ष मान जो है ये तीसरी भुजा, कहने का मतलब AC से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। छोटा मतलब ये चिन्ह इस तरह से होगा, यानी जिधर मुंह खुला रहता है वो हमेशा बड़ा होता है और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। तो कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर जो होता है और उस अंतर का निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। समझ गए। और निरपेक्ष मान ये क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि देखिए हो सकता है कि यहाँ 2 हो, यहाँ पे 3 हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 हो। सपोज डेट हम ऐसा मतलब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो सकता है कि आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 2 में से 3 घटाएंगे और इसका मॉड करेंगे, तो ये ग्रेटर किससे होगा, ग्रेटर स्मॉलर देन किससे होगा, 5 से होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, -1। तो किसी भी त्रिभुज का भुजा माइनस में तो नहीं ना हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है का मतलब क्या, ये मोड है, तो इस मोड का काम ही है कि जो भी निगेटिव मान होगा उसको पॉजिटिव कर देगा। कहने का मतलब ये मोड हटेगा तो ये प्लस में कर देगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमेशा दो भुजाओं के अंतर क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है, जैसा कि हमने उदाहरण पर ये समझ लिया। इसका कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए, अब इसका हम संबंध थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस त्रिभुज का संबंध बहुभुज में किस प्रकार से है। ठीक है, इसका बहुभुज में संबंध किस प्रकार से है, इस त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज है तो उसका बहुभुज से किस प्रकार से लिंक है। जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, तो एक बात बताइए हमको, किसी भी त्रिभुज को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं, बहुभुज कह सकते हैं कि नहीं, पोलिनोमियल नहीं, सॉरी मिस्टेक से बोल दिया है, पॉलीगन बोल सकते हैं कि नहीं, किसी भी त्रिभुज को हम पॉलीगन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं और पॉलीगन का डिफिनीशन भी कहता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, पॉलीगन, बहुभुज बोलते हैं। तो क्या त्रिभुज बहुभुज हो सकता है कि नहीं, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है वो बहुभुज हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज पॉलीगन बहुभुज होता है, कन्फर्म है। और बहुभुज में कौन सा प्रकार का बहुभुज होगा, तो ये होगा आपका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं भैया, तो जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण जो होता है, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है। मान लीजिए ये कोई थीटा कोण है, तो ये थीटा कोण में जो होगा ना 0 डिग्री से अधिक होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, मतलब 0 डिग्री से ये बड़ा होगा, और जिधर बंद रहता है तो इधर बंद हो गया, तो ये छोटा हो जाएगा किससे, 180 डिग्री से। मतलब यहाँ जो थीटा का मान आएगा ना 180 डिग्री छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, तब वो उत्तल बहुभुज कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो एक बात बताइए, त्रिभुज में 180 डिग्री से अधिक का एंगल थोड़ी बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो जाहिर सी बात है आपका ये कौन सा त्रिभुज, कौन सा बहुभुज हो जाएगा, वो उत्तल बहुभुज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आप कह सकते हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिभुज बहुभुज का कौन सा प्रकार है, अवतल प्रकार है या उत्तल प्रकार है, तो आपको बताना है ये उत्तल प्रकार है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर हम मान लीजिए यही त्रिभुज है, अगर हम मान लेते हैं ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल जो है 60 डिग्री का है, और इधर जो बड़ी भुजा दिख रही है ये बड़ी भुजा है, और मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 50 डिग्री का है, और ये आपका 70 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो हमें हमेशा ये देखना है कि जो भी शीर्ष वाले हैं, इसका 3 शीर्ष होता है किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, और तीनों शीर्ष से
के सामने सामने कोई ना कोई भुजा जरूर रहती है। तो इसके सामने की भुजा की अगर बात करें, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सामने की जो भुजा अगर समझ लीजिए कि बड़ी है, अगर बड़ी है तो समझिए कि वही कोण जो होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर छोटी है तो वही भुजा सबसे छोटी होगी और छोटी भुजा के उसके शीर्ष वाले पे जो कोण बनेगा, छोटी भुजा के शीर्ष पर जो कोण बनेगा वो छोटी होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 60 डिग्री माना है और यहाँ पे 70 डिग्री माना है, यहाँ पे 50 डिग्री माना है, तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगी? तो सबसे छोटा हम कोण पहले देखेंगे, कौन सा छोटा कोण है, तो ये वाला सबसे छोटा कोण दिख रहा है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? छोटी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि किसी भी छोटी भुजा के सामने का जो शीर्ष पर कोण बनता है वो छोटा ही बनता है और बड़ी भुजा के सामने का शीर्ष पर जो कोण बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कोण कौन सी है? ये वाली। तो इसके सामने की भुजा कौन है? ये। तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, BC जो होगी सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि इसके सामने का जो शीर्ष पर कोण बन रहा है सबसे अधिक बना है इस त्रिभुज में। ठीक है, और ये मिडिल हो जाएगी, ये मिडिल हो जाएगी, क्योंकि 70 और 50, 50 तो सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी की भुजा BC हो जाएगी और सबसे छोटी की भुजा AB हो जाएगी। और जो मिडिल क्लास में आएगी, मतलब जो कि ना तो पूरा बड़ा ना तो पूरा छोटा, इसके ठीक बीचों बीच, तो ये B शीर्ष के सामने की भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी मध्यम छोटी भुजा। मध्यम छोटी भुजा मतलब इन दोनों के बीच की भुजा हो जाएगी। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको भाषा के रूप में एक शब्द एक लाइन में कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में छोटी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो छोटा होता है और बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज के टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स का कि त्रिभुज को कितने टाइप्स में हम बांट सकते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? इसके दो आधार हैं। पहली बात कि त्रिभुज को अगर हम बांट रहे हैं, कोई भी त्रिभुज है हम उसको दो भाग में दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कैसे हम बांट सकते हैं? एक तो बांट सकते हैं उसके भुजा के आधार पर, एंगल के आधार पर, उसके बाद हम भुजा के आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, एक एंगल के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर, इस साइड के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टाइप देख लेते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार। हालांकि आप लोग जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो लाइन बाय लाइन देखिए घबराइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है और नहीं घबराना है। तो चलिए कोण के आधार पर त्रिभुज का गला क्यों फंस रहा है भाई। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोण के आधार पर फिगर, और इसका प्रकार कितना होता है? इसका प्रकार 3 होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसे सिंबल दे दिए तो समझ जाइए त्रिभुज है। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, समझ गए। और तीसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज। कोनो दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ आए। और हमने आपको ठीक शुरू में ही बताया है कोण कितने प्रकार के हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, है ना। ये सारे कोण के प्रकार हमने बताया, सेम उसी तरह से है। न्यून कोण भी जानते हैं, अधिक कोण भी जानते हैं, समकोण भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ गया एक्स्ट्रा, क्या इसमें त्रिभुज लग गया, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हम डिफिनेशन कैसे करेंगे कि जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है,
चलिए अब न्यूनकोण त्रिभुज का डिफिनीशन हम कैसे, अब न्यूनकोण त्रिभुज का अब न्यूनकोण त्रिभुज का डिफिनीशन हम कैसे देते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण, कहने का मतलब ये कि जिस त्रिभुज का एंगल का माप जो हो, प्रत्येक एंगल का माप मतलब इसका भी इसका भी इसका भी, कि कैसे हो, 0 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, मान लीजिए ये कोई थीटा कोण है तो 0 डिग्री से थीटा अधिक होना चाहिए, और लेकिन 90 डिग्री से थीटा कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका एंगल क्या होता है, प्रत्येक एंगल का शर्त क्या है कि 0 डिग्री से अधिक होना है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूनकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के, जैसे इसका हम फिगर इसको डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम थीटा की जगह पर 50 ले लेते हैं, फिर 50 ले लेते हैं, और फिर आपका 80 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यूनकोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यूनकोण बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आप डेली रेगुलर देखते होंगे, लाइन बाय लाइन मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये हो गया। अब अधिकोण त्रिभुज, ये न्यूनकोण त्रिभुज का हमारा क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज का उदाहरण है, न्यूनकोण त्रिभुज का उदाहरण समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब जैसे मैं अधिकोण त्रिभुज आया, तो अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज के कम से कम एक कोण अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अधिकोण बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज के कम से कम एक कोण, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज के कम से कम एक कोण अगर अधिक हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकोण त्रिभुज यानी ये हमारा दिख रहा है कितना, 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक, तो एक एंगल से मतलब है कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री से अधिक बना दीजिए, आपका होगा। मान लेते हैं ये 100 डिग्री है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं 40 डिग्री है, और इसको भी हम 40 डिग्री मान लेते हैं। तो ये 40 40 80 और 100 180 हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये अधिकोण का उदाहरण आप ऐसे फिगर ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज के कम से कम एक कोण अधिक कोण हो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये समझ गए। चलिए, मतलब एक कोण कितना हो, एक कोण यानी थीटा जो हो 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कन्फर्म है, एक कोण या फिर थीटा जो है, कोण मतलब थीटा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण जैसे थीटा होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री पूरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया इस तरह से कोई बना लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण कम से कम समकोण हो 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए, तो ये कैसा होगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, ये वाला इसका उदाहरण हो जाएगा, ये वाला इसका उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए। तो हम कोण के आधार पर इसको 3 भाग में बांटते हैं, और साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं साइड के आधार, भुजा के आधार पर कितने प्रकार से बांटेंगे। तो भुजा के आधार पर भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। भुजा के आधार पर किसी भी त्रिभुज को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो किसी भी त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। नंबर वन आपका हो जाए समबाहु, भुजा मतलब बाहु, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद हम बांटते हैं विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा बांटते हैं किसमें,
समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC कोई त्रिभुज है तो इसको हम समबाहु त्रिभुज को इंडिकेट कैसे करते हैं, इसके भुजाओं पर जरूर ये कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इस पर भी एक, इसका पर भी एक चिन्ह, इस पर भी एक चिन्ह, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर। या फिर ऐसे नहीं इंडिकेट करते हैं तो 2 चिन्ह बढ़ा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि सब में 2-2 चिन्ह होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये समबाहु त्रिभुज का उदाहरण है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हम ये लिख देते हैं। ठीक है, तो विषमबाहु ऐसे देखने में समबाहु लग रहा है, लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से बना देते हैं ताकि ये ऐसे दिखे नहीं। इसको हम बना देते हैं ऐसे और ऐसे बना देते हैं। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, मतलब इस पर एक सिंबल, इस पर 2 सिंबल, इस पर 3 सिंबल, मतलब इसके मतलब ये हुआ कि 3 साइड है, तीनों साइड अलग अलग माप के हैं। ठीक है, तो इसको लिख भी सकते हैं आप कि ये मान लीजिए कि इस पर भी लिख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। इस पर भी आप लिख सकते हैं दर्शाने के लिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा बराबर होती है आपस में और एक भुजा अलग होती है, अलग माप की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये देखिए जैसे कि हमने ये बना दिया, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर ये है और ये अलग है। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 सिंबल दिख रहा है तो मतलब ये इसमें 2 भी सिंबल है, इसमें भी 2 चिन्ह है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भुजा सेम लंबाई के हैं। या फिर ऐसे नहीं करते हैं तो आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडिकेशन हो जाता है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण है, ये जो है विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण है और ये जो है समबाहु त्रिभुज का उदाहरण है। ठीक है, तो समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु आप समझ गए। त्रिभुज को 2 एंगल से हमने बांट दिया, मतलब 2 आधार पर, 2 बेसिस पर बांट दिया है। एक तो भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। आशा करता हूँ इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और इसके में और भी है, इसके संबंधित कुछ और भी एडवांस है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी त्रिभुज में पढ़ना है, जो कि हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे त्रिभुज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।